पिछले एक महीने से बांग्लादेश में हो रहे प्रोटेस्ट में अभी तक 300 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें अधिकतर यंग स्टूडेंट्स, जर्नलिस्ट और पुलिसकर्मी हैं। इंटरनेट बंद है, देश भर की तमाम स्कूलें और कॉलेजेस सस्पेंड हैं। बांग्लादेश में मिलिट्री कर्फ्यू डिक्लेयर कर दिया गया है और देखते ही गोली मारने का आदेश। सड़कों पर कुछ दिख नहीं रहा, अगर कुछ दिख रहा है तो जगह जगह जलती गाड़ियां और सरकारी ऑफिस। देश के 64 जिलों में से 39 में हिंसा हो रही है, जिसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आने वाले दिनों में भारत पर भी पड़ेगा, जिसे हम वीडियो में समझेंगे और समझना भी जरूरी है। देखिए, इन सब वायलेंस के पीछे एक ही रीजन है, रिजर्वेशन। वो रिजर्वेशन जिसके वजह से बांग्लादेश के यूथ को सिर्फ 44% सीट पर ही मेरिट के बेसिस पर नौकरियां मिल सकती है, बाकी के 56% पर अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी का अधिकार है। देखिए, रिजर्वेशन देने का पर्पस होता है किसी पार्टिकुलर सोसाइटी को स्ट्रेंथ देना, उसे डेवलप करना, जैसे कि इंडिया में होता है। बट बांग्लादेश के केस में ये बिल्कुल अलग है, और अगर सच कहें तो इस प्रोटेस्ट की नींव 1970 में ही रखी जा चुकी थी, जो अब हो रही है। सो अब अगर हमें इस मैसिव प्रोटेस्ट के रीजन को प्रॉपर तरीके से समझना है तो हमें 1 मिनट के लिए पाकिस्तान पार्टीशन को समझना होगा। देखिए, आप ये तो जानते ही होंगे कि जब तक पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग नहीं हुआ था, तब तक आज के बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान कहते थे और आज के पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान। कहने को तो दोनों एक देश थे, लेकिन दोनों के बीच जितनी दूरी थी उतनी ही वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान के साथ डिस्क्रिमिनेशन भी करता था। साल था 1970, जब ईस्ट पाकिस्तान में भोला साइक्लोन आता है, जिसमें करीब 3 से 5 लाख लोग मारे गए। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान ने यहाँ के लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करने में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, जिसे रावलपिंडी से भेजे गए इस लेटर से समझा जा सकता है। इतना ही नहीं, 1970 में जब चुनाव हुआ तब मुजीबुर रहमान की पार्टी ईस्ट पाकिस्तान अवामी लीग ने जबरदस्त जीत हासिल की। ईस्ट पाकिस्तान की 169 में से 167 सीट मुजीबुर रहमान की पार्टी को मिली। 313 सीट वाली पाकिस्तान संसद में मुजीब के पास सरकार बनाने के लिए जबरदस्त बहुमत था, और जब गवर्नमेंट बनती तब अवामी लीग ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को कंट्रोल करती, जिसे वेस्ट पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहे लीडर और उस समय आर्मी के जनरल रहे याहिया खान ने नहीं माना और ईस्ट पाकिस्तान पर मार्शल लॉ इंपोज किया। मुजीब के साथ इस धोखे से ईस्ट पाकिस्तान में रिक्वेसेंसी की आग तेज हो गई। लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने लगे। वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान में विद्रोह को कुचलने के लिए सेना बुला लिया गया। ईस्ट पाकिस्तान में आजादी का आंदोलन दिन प्रतिदिन तेज होता जा रहा था, जिसे वेस्ट पाकिस्तान की सेना ने दबाने के लिए अत्याचार का सहारा लिया। मार्च 1971 में पाकिस्तानी सेना ने हत्याएं और रेप करना शुरू किया। मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी और टॉर्चर से बचने के लिए बड़ी संख्या में अवामी लीग के मेंबर्स भागकर भारत आ गए। शुरू में पाकिस्तानी सेना की 4 इन्फेंट्री ब्रिगेड अभियान में शामिल थी, लेकिन बाद में उसकी संख्या बढ़ती चली गई। इधर भारत में बांग्लादेशी रिफ्यूजीज का संकट बढ़ने लगा, इतना कि 1 साल से भी कम समय के अंदर बांग्लादेश से करीब 1 करोड़ शरणार्थियों ने भागकर भारत के पश्चिम बंगाल में शरण ले ली। इससे भारत पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बढ़ गया। माना जाता है कि मार्च 1971 के अंत में भारत सरकार ने मुक्ति वाहिनी की मदद करने का फैसला लिया। मुक्ति वाहिनी दरअसल पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद कराने वाली ईस्ट पाकिस्तान की सेना थी। मुक्ति वाहिनी में पूर्वी पाकिस्तान के सैनिक और हजारों नागरिक शामिल थे। 29 जुलाई 1971 को भारतीय संसद में सार्वजनिक रूप से पूर्वी बंगाल के लड़कों की मदद करने की घोषणा की गई। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की वायुसेना ने भारत पर हमला कर दिया। भारत के अमृतसर और आगरा समेत कई शहरों को निशाना बनाया गया और इसके साथ ही 1971 के भारत पाक युद्ध की शुरुआत हो गई। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना के सरेंडर और बांग्लादेश के जन्म के साथ युद्ध खत्म हुआ। आजादी के तुरंत बाद 1972 में शेख मुजीबुर रहमान ने देश में कोटा सिस्टम अप्लाई कर दिया। सबसे पहले 80% सरकारी नौकरियां फ्रीडम फाइटर्स, 1971 के युद्ध से प्रभावित महिलाओं और देश के गरीब क्षेत्रों से आए लोगों को दी गई। हालांकि 1976 में मेरिट वेस्ट रिक्रूटमेंट को बढ़ाकर 40% कर दिया गया, जिसे 1996 तक बढ़ाकर 55% कर दिया गया। फिर से 2018 तक पब्लिक सेक्टर जॉब्स और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में फ्रीडम फाइटर्स और बाद में उनके बच्चों, पोते पोतियों के लिए 30% सीटें और साथ ही महिलाओं के लिए 10% और पिछड़े जिलों से आने वाले कैंडिडेट्स के लिए
10% सीट्स रिजर्व कर दी। इन सब के कारण देश में सिविल सेवा नौकरियों में 56% रिजर्वेशन हो गया। हालांकि 2018 में भी मैसिव प्रोटेस्ट हुए और स्टूडेंट सड़कों पर उतर आए और सुधार की मांग करने लगे। देश भर में बड़े मैसिव प्रोटेस्ट की एक चैन शुरू हो गई, जिससे सरकार को सिविल और पब्लिक सर्विस जॉब्स में कोटा को खत्म करने के लिए मजबूर कर दिया। सरकार ने सरकारी रोजगार में ग्रेड 9 से 13 में सभी प्रकार के कोटा को खत्म कर दिया। करंट क्राइसिस तब शुरू हुआ जब 5 जून 2024 को फ्रीडम फाइटर्स के रिश्तेदारों के एक ग्रुप द्वारा रिट पिटीशन फाइल करने के बाद बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने कंट्रोवर्शियल कोटा सिस्टम को रीस्टोर कर दिया और 2018 में कोटा खत्म करने के सरकार के फैसले को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल एंड इनइफेक्टिव करार दे दिया। इसके तुरंत बाद ही देश भर में स्टूडेंट के लीडरशिप में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जो कि स्टार्टिंग में बिल्कुल मामूली थे। लेकिन 14 जुलाई को शेख हसीना के प्रोटेस्टर्स को रजाकार कहने के बाद टेंशन और बढ़ गया। एक्चुअली यह शब्द देश में अपमानजनक माना जाता है। यह शब्द उन लोगों को रेफर करता है जिन्होंने बांग्लादेश के लिबरेशन स्ट्रगल के दौरान पाकिस्तानी सेना को सहयोग किया था। प्रोटेस्टर्स को यह रजाकार शब्द ने और ट्रिगर किया और प्रोटेस्ट और तेज हो गया। इन सभी घटनाओं ने स्थिति को और खराब कर दिया। रिजल्ट ये हुआ कि कई मौतें हुई और देश की सभी चीजें ठप हो गई। इस बार ना सिर्फ पब्लिक बल्कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और स्टूडेंट भी प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व हुए, जो कि फ्यूचर के प्रिविलेज्ड स्टेटस को देखते हुए एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब देखिए, 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को रद्द कर दिया और कहा कि सिविल सेवा में 93% नौकरियां मेरिट के बेस पर होंगी। हालांकि फैसले में यह भी कहा गया कि सरकार को भविष्य में इन कोटा को आवश्यकता अनुसार मॉडिफाइड करने का पूरा हक होगा। सरकार ने इस रिकमेंडेशन को सपोर्ट किया और 2 दिन के भीतर ऑफिशियली पब्लिक को इन्फॉर्म भी किया। लेकिन स्टूडेंट्स ने 9 सूत्री मांगे रखी, जिसमें बीसीएल पर प्रतिबंध लगाना, कादर का इस्तीफा या कहें उसे हटाना, सामूहिक हत्या के लिए पीएम से सार्वजनिक माफी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज द्वारा एक्सेसिव फोर्स का यूज की जांच, प्रोटेस्ट में मारे गए और घायलों के परिवारों को कंपनसेशन, सभी अरेस्ट किए गए छात्रों को रिहा करना और उन्हें डराने के इरादे से सभी सरकारी मामलों को हटाना शामिल है। अब इस तरह के डिमांड्स यह शो करता है कि प्रोटेस्ट सिर्फ कोटा सिस्टम को रद्द करने से आगे जा चुका है। करंट में पीएम शेख हसीना ने इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया। देखिए, शेख हसीना के बांग्लादेश की सत्ता गंवाने से भारत विरोधी भावनाओं के फिर से उभरने की संभावना बढ़ गई है। फॉर एग्जाम्पल, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी और जमाते इस्लामी जैसे प्रो चाइना ग्रुप का राइज हो सकता है, जिससे बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी में चेंजेज होने का डर है, जो भारत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। बांग्लादेश में पैदा हुई इनस्टेबिलिटी की वजह से बांग्लादेश से रिफ्यूजीज का एंट्री जो ऑलरेडी हो रहा है वो बढ़ सकता है, जिससे भारत के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी में मुश्किलें पैदा हो सकती है, खासकर उन एरियाज में जहां सिक्योरिटी की प्रॉब्लम पहले से ही बनी हुई है। भारत में कांग्रेस की सरकार थी जब शेख हसीना ने 2009 में बांग्लादेश की कमान संभाली। भारत के लिए उन्हें और उनके परिवार तक को शरण देना राजनयिक हितों को अपने अनुकूल बनाए रखने में फायदेमंद साबित हुआ है। हालांकि नरेंद्र मोदी के भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत हुए हैं। शेख हसीना भी अपना चौथा कार्यकाल शुरू करने के बाद सबसे पहले भारत का ही दौरा किया था। शेख हसीना के जाने से भारत और बांग्लादेश के बीच लंबे समय से चले आ रहे इकोनॉमिक रिलेशंस इंटरप्ट हो सकते हैं। शेख हसीना के जाने से दक्षिण एशिया में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। खास तौर पर चीन के बढ़ते प्रभाव को और मजबूती मिल सकती है, जो भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। फॉर एग्जाम्पल, तीस्ता सिंचाई परियोजना पर चीन अपनी नजर गड़ाए हुए था, लेकिन भारत के इसमें सहयोग के ऑफर से शेख हसीना ने अपनी पॉलिसी बदल डाली। प्रोजेक्ट का लोकेशन सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब है, जो कि भारत के लिए रणनीतिक सिरदर्द है। यह कॉरिडोर चिकन नेक के रूप में भी मशहूर है, जो कि सड़क मार्ग से उत्तर पूर्व को जोड़ने का एकमात्र रास्ता है। देखिए, चीन इस परियोजना को हाईजैक करने की पूरी कोशिश में था, जिसके लिए शेख हसीना के कंट्रोल में इसे हासिल करना मुश्किल था। लेकिन बीएनपी और उसकी सहयोगी पार्टियां उसके लिए इसे हासिल करना आसान बना सकती है। अब अगर सच कहें तो भारत के अगल बगल में पहले से ही दुश्मनों की कमी नहीं है। अब अगर बांग्लादेश से भी रिलेशंस खराब हो जाते हैं तो भारत की मुश्किलें बढ़ सकती है। अब देखना यह होगा कि बांग्लादेश इस प्रोटेस्ट को कैसे संभालता है और भारत अपने बांग्लादेश के साथ रिश्ते को। वैसे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।